हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अध्यापक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 1 और इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम्पल 1 तक सारे कंसेप्ट समझाऊंगा और एग्ज़ाम्पल 1 भी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है इस चैप्टर में वो है क्लास 11th का बेसिक्स। ठीक है, तो मैं 2-3 टर्म्स हैं क्लास 11th की, वो डिस्कस कर लेता हूँ पहले ही। सबसे पहली टर्म है सेट। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर कोई ऐसी सेट ऑफ चीज़ें हैं ना जो मेरे लिए भी सेम है और आपके लिए भी, जैसे कि एग्जांपल दूँ मैं, तो आपके पास इस समय कौन से सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th में? 5 या 6 सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास और आप उनको नेम कर सकते हो इजीली। और अगर आप अपने किसी भी और बंदे से पूछोगे कि मेरे पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो भी वो सेम आंसर करेगा। तो अगर किसी भी कलेक्शन को हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईज़िली मतलब वेल डिफाइंड होता है, वो सबके लिए इक्वल होता है, सब उसका एक ही आंसर देंगे, तो वो हमारा सेट होता है मैथ्स में। और अब ये टर्म क्लियर हो गई होगी आपको, और वैसे तो 11th का ही है ये। तो अब दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, या आपने ये भी 11th में आपने पढ़ा होगा। जब एक सेट का, लेट से हमारे पास एक सेट है ए सेट को मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 to 10 सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो। अब 1 to 10 नंबर्स मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, तो ये सेट है वेल डिफाइंड, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ए क्रॉस ए जब मैं करता हूँ, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो अ प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है ना। 2 सेट्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत ही ईजी चीज़ है ये वाली भी, ठीक है। और अब एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ए मैंने ये थोड़ा बड़ा ले लिया, तो मैं ए को दोबारा से डिफाइन करता हूँ कि ए सेट है एक 1, 2 और 3 है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं ए क्रॉस ए करूँगा ना, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो आंसर आएगा ना वो पेयर्स में आएगा। मतलब लिख देता हूँ मैं ए दोबारा से, ठीक है। तो ये 2 ए सेट हो गए मेरे पास, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले 1 1 के साथ आएगा, तो 1, 1 आएगा पहला एलिमेंट। फिर दूसरा एलिमेंट होगा 1 2 के साथ 1 2, तीसरा होगा 1 3 के साथ 1 3, फिर 2 चालू हो जाएगा, फिर 2 करेंगे हम, तो 2 1 2 2 और 2 3, ऐसे ही 3 के साथ होगा 3 1 3 2 और 3 3। तो इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत इजी था ये। अगर 2 सेट हमारे पास गिवन है तो हर एक एलिमेंट पहले सेट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, और उन सारे पेयर्स के कलेक्शन को जिस सेट में हम रखेंगे ना, वही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप समझ आ रहा होगा यार, चैप्टर ही इतना ईजी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हमारे पास आता है टर्म जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, वो होता है सबसेट। सबसेट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। तो इसका जो सबसेट होगा ना, कोई भी सेट हो सकता है। एक सबसेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के कुछ एलिमेंट्स हों और उनके अलावा कोई एलिमेंट्स ना हो, सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स हों। ज़रूरी नहीं है सारे हों, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैंने एक सेट बोला बी, जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए जो है उसका सबसेट होगा बी। ये तो श्योर बात है भाई, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि बी मैंने बोल दिया बी है 1 2 3 4 और 5, ये पांचों एलिमेंट्स इसमें, तब भी बी ए का सबसेट हो सकता है। बेसिकली इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि बी कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, याद वो बी लिख दिया मैंने, कुछ ऐसे डिनोट करते हैं कि ए का सबसेट है बी। वो इसकी इक्वल भी हो सकता है। ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये डिनोट कर रही है कि बी जो है वो ए के इक्वल भी हो सकता है।
और जो ऊपर ये जो हमने सी टाइप का लिखा है, सी नहीं है ये वैसे, ये हमारा एक सिंबल होता है जो डिनोट करता है कि ये इसका सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है, अगर बी एम्प्टी सेट हो ना, बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। और अगर बी एम्प्टी सेट हो तो भी वो ए का सबसेट कहलाएगा, क्योंकि वो इस डेफिनेशन में बैठ रहा है। ठीक है ना, तो बस 11th का आपको इतना ही आना चाहिए, आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। ठीक है, बस अब मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि एक रिलेशन क्या होता है। तो अब हमारी 12th यहाँ से चालू हो गई है, मतलब 12th हमारी यहाँ से चालू हो गई है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बोलूँ ना रिलेशन क्या होता है, तो अ रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब भी समझा दिया, सेट्स का मतलब भी समझा दिया और सबसेट का मतलब भी समझा दिया, तो आई होप आपको रिलेशन का मतलब समझ आ ही गया होगा। रिलेशन क्या है? अगर दो सेट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है दो सेट्स का, तो वो जो नया सेट आया ना, वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास आया है, उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है। ठीक है, तो उस सेट का जो सबसेट होगा उसे हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेट को। ठीक है, तो अगर मेरे पास अब एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2 4 और 3, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं होती, 4 मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, और अगर मैं इसका ए क्रॉस ए करता हूँ तो मेरे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, अब ये भी एक सेट होगा, ए क्रॉस ए भी एक सेट है। अब इस सेट का जब मैं सबसेट निकालूंगा ना, कोई भी सबसेट, बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, कोई भी सबसेट में जब निकालूंगा तो वो हर सबसेट एक रिलेशन होगा। और यही इस चैप्टर का कोर है यार, यही तो रिलेशन का मतलब है। एनसीईआरटी खोल के दिखा देता हूँ मैं एक बार। एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको बताया गया है क्लास 11th के बेसिक्स, जो मैंने आपको बता दिए, जो ज़रूरी हैं इस चैप्टर में। फिर आपको बताया जा रहा है कि हम इस चैप्टर में रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, इन्वर्टेबल फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टेबल फंक्शंस, जिसको हम आगे की एक्सरसाइज में लेंगे। फ़िलहाल मैंने रिलेशन आपको समझा दिया है और मुझे लगता है कि आपको समझ आ भी गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस आपको समझ आ गए, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। वैसे दो ही टाइप डिस्कस हैं, तो मैं वही बता देता हूँ आपको। मैंने जैसा कि बोला है कि अगर मेरे पास एक सेट है, जैसे एस सेट है मेरे पास 1 2 3 और 4, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो एक और मेरे पास सेट है बी जो कि एम्प्टी है, तो क्या एस का सबसेट होगा बी? अभी मैंने बताया था आपको, तो हाँ ऑफ कोर्स होगा। ठीक है ना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई रिलेशन है, मतलब कोई सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वो एम्प्टी भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर कोई रिलेशन है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है ना, बेचारा अकेले बैठा है, तो वो हमारा एम्प्टी रिलेशन कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी बात। ठीक है, और एक और है हमारा, अगर मैं कह दूं कि एक और सेट है B1 कह देते हैं इसको, क्योंकि हम B उसको दे चुके हैं, जो है 1 2 3 और 4, इसमें एलिमेंट्स हैं, तो ये तो S और B आपस में इक्वल ही हो गए। जब S और B आपस में इक्वल हो जाएं, तब भी S और B1 अगर आपस में इक्वल हो जाएं, तब भी B1 S का सबसेट होगा। और क्योंकि ये S के बिल्कुल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो B वाला हमारा रिलेशन है ना, सपोज कर लेते हैं रिलेशन है, वैसे मैं सेट में चला गया, लेकिन अगर B हमारा कोई रिलेशन है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट अगर कोई रिलेशन है हमारे पास, तो वो यूनिवर्सल भी हो सकता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक एलिमेंट आए। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। अगर मेरे पास कोई सेट है A, जिसमें एलिमेंट्स हैं A B और C, A B और C कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं कि नंबर्स ही लेने हैं हमें, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैं A क्रॉस A करूँगा ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, तो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे AA, AB, AC और BA, BB, BC, और तीसरा हमारे पास आएगा CA,
कॉमा सी बी कॉमा सी सी। तो ये जो हमारे पास 9 एलिमेंट्स आए ना, 9 एलिमेंट्स, ये पूरा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं अब कहता हूँ कि एक सेट है सी जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये वाले सारे, तो सी को मैं कह सकता हूँ कि सी ऐसा रिलेशन है ना ए पे, मतलब ए वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ऐसा एक रिलेशन है सी जिसको हम यूनिवर्सल कहेंगे। यूनिवर्सल मतलब इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जब सारे एलिमेंट्स आ जाए ना किसी भी सेट में, तो वो सेट यूनिवर्सल कहलाता है। ठीक है, आई होप मेरी बातें समझ आ रही होंगी। और अब इनको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा ही खिचड़ी मच गई है ऐसा लगता है, बट ठीक है, आगे क्या दे रखा है हम ये देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल 1 देखते हैं सबसे पहले, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। ठीक है, एग्ज़ाम्पल 1 कहता है हमें कि एक लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल। इसका मतलब ए जो है वो एक सेट है, सेट मैं बता चुका हूँ। तो एक सेट है ए जिसके अंदर सारे बच्चे हैं एक स्कूल के, एक बॉय स्कूल के सारे बच्चे हैं उस सेट के अंदर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक आर है, एक रिलेशन है, रिलेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो आर एक रिलेशन है ए पे, इसका मतलब कि पहले आप ए क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ना इसका कोई सबसेट है आर। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आर जो है वो डिफाइन हमने ऐसे कर रखा है कि ए बी एलिमेंट इसमें तब आएगा जब ए बी की बहन होगी। ओके, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको बोर्ड पे ले जाता हूँ और फिर समझाता हूँ इसका मतलब हुआ क्या। इसका मतलब है सबसे पहले तो ए मेरे पास एक सेट है ऑल स्टूडेंट्स का। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स का मेरे पास सेट है, मैंने ए क्रॉस ए किया तो वो जो भी आएगा वो कुछ ऐसा होगा ना, ए बी उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे ए बी लेट से, तो वो दोनों बॉयज़ होंगे, दोनों बॉयज़ होंगे ना, ए एंड बी बोथ आर बॉयज़, क्योंकि वो बॉयज़ स्कूल में पढ़ रहे हैं। और हम इस सेट पे जब हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो भी उस रिलेशन में आएगा वो दोनों बॉयज़ ही होंगे। ठीक है, दोनों वो बॉयज़ हैं। ठीक है, पहली बात, और दोनों वो उसी स्कूल में, ये भी तो बात है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि शो करो कि जो ये आर रिलेशन है ना, आर रिलेशन जो कि कह रहा है कि ए बी की सिस्टर है, वो एक एम्प्टी रिलेशन है। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, सिंपल दिमाग चलाओ यार, कि अगर ए और बी दोनों इस सेट में आ रहे हैं तो दोनों लड़के होंगे, तो ए बी की बहन कैसे हो सकती है, ए बी का भाई हो सकता है, बहन तो नहीं हो सकती। तो ये एम्प्टी रिलेशन ही है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट हम नहीं ढूंढ सकते जो दोनों स्कूल में भी हों बच्चे और दोनों एक दूसरे की बहनें भी हों या भाई बहन भी हों, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एम्प्टी रिलेशन ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि एक और रिलेशन है आर डैश सच दैट ए और बी जो हैं, ए और बी उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो हैं डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन 3 मीटर्स। मतलब दो ऐसे बच्चे बताओ जिनकी हाइट्स में डिफरेंस हो 3 मीटर का, और अगर डिफरेंस है तो वो इस रिलेशन में आएंगे। ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है कि अगर दो बच्चों की हाइट्स में डिफरेंस है 3 मीटर का तो वो इस रिलेशन में हम डाल देंगे। अब 3 मीटर पता है कितना होता है, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। मेरे को लगता नहीं कि कोई भी आपके स्कूल में बच्चा होगा जो 160 सेंटीमीटर का भी होगा, 170। ठीक है, ऐसे इतना ज़्यादा हाइट मतलब किसी की हो नहीं सकती। तो जितने भी बच्चे हम ढूंढेंगे ना, कोई भी दो बच्चे हम स्कूल से उठा लें, उन दोनों की हाइट्स में डेफिनेटली डिफरेंस होगा 3 मीटर का या उससे कम का, लेस देन 3 मीटर। ऑफ कोर्स लेस देन 3 मीटर ही होगा, किसी की हाइट 3 मीटर नहीं होती। ठीक है, तो सारे बच्चे इस रिलेशन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक स्कूल में 10 बच्चे हैं तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट जब किया तो 100 एलिमेंट्स आएंगे उसमें। ठीक है, 100 तरीक़ों से मैं उनको आपस में जोड़ सकता हूँ, तो वो 100 के 100 इस रिलेशन में बैठ पाएंगे, क्योंकि 100 के 100 रिलेशन में जितने भी बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं उन सब की हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर ही होगा। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। जब आप इसको पढ़ोगे इसमें भी यही लिखा है। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो चाहिए ना, समझ तो आना चाहिए हम पढ़ के आए। तो हो गया, बस इतना ही था। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इसे लाइक कर देना, थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ी मतलब तुम समझ रहे हो ना। ठीक।